नेपाल तो सुपर सिक्स में पहुंच गया है, लेकिन नेपाल के साथ और भी टीमें हैं जो अब अपना सफर पूरा कर चुकी हैं और नेपाल के जो फिक्सचर्स हैं वो हमारे पास आ चुके हैं कि नेपाल किन किन टीमों से कब कब खेलने वाला है। तो पहले आपके सामने मैं उन टीम्स के नाम बता देता हूं जो सुपर सिक्स में पहुंची हैं, फिर उसके बाद नेपाल के फिक्सचर्स, और फिर उसके बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्या नेपाल सुपर सिक्स में अपने विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ आगे बढ़ेगा, क्योंकि कुछ प्लेयर्स हैं जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और कुछ प्लेयर जैसे आदिल आलम जो इंतजार कर रहे हैं, जिन्होंने थोड़ी सी झलक अपनी दिखाई है अभी रिसेंट में खेलते हुए कि वो लंबी हिटिंग भी कर सकते हैं, विकेट्स भी ले सकते हैं। सो ऑलराउंड परफॉर्मेंस अगर आपको चाहिए तो आप आदिल को एंट्री दे सकते हो, लेकिन सवाल ये है कि बाहर किसको निकालो। खैर उस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको टीम्स के नाम बता दूं और फिक्सचर्स बता दूं। तो जो 6 टीम अभी आगे पहुंची हैं उसमें पहला नाम होस्ट ओमान का है, दूसरा नेपाल, एंड देन यूएई, फिर उसके बाद समोआ, कतर और फिर जापान। आज जापान हार गई, बट उसके बावजूद क्योंकि उन्होंने कुवैत को हराया था तो वो सुपर सिक्स में क्वालिफाई कर चुके हैं। ये 6 टीम है जो सुपर सिक्स में आगे बढ़ रही है, जिसमें से अगर नेपाल के सुपर सिक्स की बात करें तो नेपाल का फिक्सचर जो है वो एकदम टॉप क्लैश के साथ स्टार्ट होने वाला है। नेपाल का जो एसोसिएट वाला राइवल है, फेवरेट राइवल कहें, यूएई। जी हाँ, नेपाल वर्सेस यूएई, ये सुपर सिक्स का पहला मैच होगा और वो होगा 12th ऑफ दिस मंथ। ऑब्वियसली 12 को वो मैच है, 4:15 नेपाल के टाइम से। 4:15 पर ये पहला मैच खेला जाएगा अक्टूबर 12 को। फिर उसके बाद जो अगला मैच है वो एग्जैक्ट नेक्स्ट डेट पर है, अक्टूबर 13 को, जो कि कतर से खेला जाएगा। सो नेपाल वर्सेस यूएई 12 को होगा 4:15 इन द आफ्टरनून। फिर उसके बाद कतर वाला मैच जो है वो अगले दिन 13 अक्टूबर को 8:45 PM पर होगा, मतलब रात में। फिर उसके बाद नेक्स्ट मैच जो होगा वो एक दिन का स्पेस देकर के 15 को होगा, नेपाल वर्सेस ओमान ऑन अक्टूबर 15, 8:45, वही रात वाले टाइम पर। और फिर लास्ट होगा समोआ से, जो होगा 17 फ्राइडे को 4:15 पर आफ्टरनून में। सो कुल मिलाकर कहानी ये है कि अगर आपने यूएई के साथ सही कर लिया तो आगे का हिसाब उतना मुश्किल नहीं होगा। आप समोआ को खेल लोगे, ओमान से आप अभी खेल कर आ रहे हो, यू नो कि कितना मुश्किल कितना आसान है। सो मेन कहानी जो है, मतलब जो बड़ा बवंडर है वो पहला ही मैच है, जिसके साथ पहले भी काफी सारा हिसाब किताब रहा है और काफी सारे ओकेजन्स पर कभी यूएई आगे निकला है, कभी नेपाल आगे निकला है। सो यस, ये जो फिक्सचर है इसकी स्टार्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग है और देखना ये होगा कि पहले मैच में नेपाल किस तरह से उतरने वाला। और जैसा मैंने कहा कि एक बड़ा सवाल ये है कि आप क्या अपनी विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ आगे बढ़ोगे, बिकॉज देखो अब तक आपने जो किया उसमें खास करके जापान वाले मैच में कुछ कमियां जरूर दिखी। जैसे अगर आप गुलशन झा की बात करोगे तो गुलशन झा वाली पारी दोनों मैचों में अगर नहीं आती तो टीम बहुत गड़बड़ाई हुई, लड़खड़ाई हुई दिख रही थी। आज भी आप देखो उनको प्लेयर ऑफ द मैच मिला, बिकॉज जाहिर सी बात है बॉल और बैट दोनों से। और सबसे बड़ी बात है वो जितना कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, बिकॉज टूर्नामेंट से पहले उन्होंने ट्रोल क्रिकेट पर एक रिप्लाई, एक कमेंट किया था जहां पर उन्होंने साफ साफ लिखा था कि 1 स्पॉट इज ऑलरेडी बुक्ड। और उसके बारे में आज बात भी की उन्होंने और कहा कि यार, उन्होंने साफ साफ कहा कि मुझे ना, मैं ज्यादा वरिड नहीं हूं, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं अंदर से और मुझे पता है कि वी कैन डू इट। इसी वजह से मैंने जाकर के वहां पर कमेंट कर दिया था कि एक स्पेस जो है वो बुक है नेपाल के लिए। अब आप सोचो कि वो बंदा जो कॉन्फिडेंटली पोस्ट पर रिप्लाई कर रहा है, कमेंट कर रहा है, फिर उसके बाद वो पहले ही मैच में आकर के 3 बॉल में 3 छक्के लगाता है और फिर उसके बाद वो मैच जो 15-18 के आसपास खत्म हो रहा था उसको 140s में लेकर जाता है। फिर उसके बाद दूसरा मैच जहां पर ऐसा लग रहा था कि यार एकदम से टीम कोलैप्स में आई, एकदम से बीच में विकेट गिरा 3-4 और वही टिपिकल नेपाल वाला हमने कोलैप्स देखा। उसके बाद आकर के वहां पर अननेसेसरी हिटिंग नहीं करता है, वहां पर टीम को आगे लेकर जाता है और फिर जो लूज डिलीवरीज आती है उन पर सिक्सेस लगाता है और फिर वहां से आप मैच बचा करके निकल जाते हो बहुत टाइम के बाद। मतलब आप देख लो 2-3 महीनों से उन्होंने गेंदबाजी भी नहीं करी थी, बट आज इवेंचुअली कोच या फिर कैप्टन जिसका भी फैसला था वो उनके हाथ में बॉल मिली, उन्होंने 2-2 विकेट निकाली। सो कुल मिलाकर कहानी ये है कि टीम को अब सोचना ये है कि भाई क्या आप अपने विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ आगे बढ़ोगे। अक्सर बड़े टूर्नामेंट में टीम ऐसा ही करती है कि भले एक दो प्लेयर अच्छा नहीं कर रहा हो। जैसे आपको थोड़ा सा पीछे लेकर जाऊंगा, T20 वर्ल्ड कप में इंडिया जिस टाइम पर जो वर्ल्ड कप इंडिया जीता उसमें बड़े मैचेस में संजू सैमसन के खेलने की बात पूरी तय थी। इनफैक्ट संजू ने खुद भी बताया था कि टॉस से पहले जाकर के रोहित शर्मा ने उनसे कहा था कि हम विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाह रहे हैं, आई होप कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सोचो संजू नहीं खेल रहे थे, बट वहां पर जाकर के संजू से उन्होंने कहा। सो देयर इज अ गुड चांस कि रोहित शर्मा ने जो काम किया था, रोहित पौडेल भी वही सोचे कि यार हम विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। हालांकि यस, रोहित खुद भी बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं, बट वो ऑब्वियसली कैप्टन है टीम में, लेकिन उनके साथ साथ कुशल मला जो है वो भी बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं है और ओमान में वैसे भी उनकी फॉर्म अच्छी नहीं रही। सो अब कहानी सारी ये है कि भाई अगर आप विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाते हो तो आपको स्ट्रगलिंग कुशल मला को लेकर चलना पड़ेगा और अगर लेकर चलते हो तो कुशल को अपने वो जो नंबर्स जो खराब हुए हुए हैं उनको सही करना पड़ेगा। बिकॉज ओमान में 15 इनिंग जो अब तक उन्होंने खेली है
उसमें सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है जब उन्होंने 15 से ज्यादा रन बनाए। सो ये जो नंबर्स हैं ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। इनफैक्ट 15 में से 12 बार ऐसा हुआ है जब वो सिंगल डिजिट पर आउट हुए। सो यस, ये एक टेरेबल स्टार्ट जरूर है, लेकिन अब कहानी सारी आकर के यही फंसती है कि भाई क्या आप इसी विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ, इसी टेरेबल स्टार्ट के साथ आगे बढ़ोगे? और अगर आगे बढ़ोगे तो कुशल मिला को जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, बिकॉज आदिल इज वेटिंग। और आदिल को लेकर के हमने पहले बहुत बातें की थी। जब आदिल आए उन्होंने प्रूव करा, ही वॉक द टॉक। जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी करी, आते ही उन्होंने विकेट्स लिए, जिस तरह से उन्होंने बैट हाथ में आते ही उन्होंने सिक्सेस लगाए, और उन्होंने प्रूव किया कि वो कैसे टीम को अच्छी फिनिश दे सकते हैं। बट यस, वी नो के फिनिश देने के लिए हमारे पास प्लेयर हैं। हमारे पास दीपेंद्र सिंह आयरी है, हमारे पास हमारे पास गुलशन झा है, तो ये काम वो करके दे रहे हैं। इस मैच में भी करके दिया उन्होंने। तो अब देखना बस ये है कि जिस प्लेस पर कुशल मल्ला आते हैं वहां पर तो आदिल नहीं खेल सकते। वहां पर आदिल को आकर के आप नहीं बोलोगे कि यार आप आओ और आकर के थोड़ा रुक कर खेलो, बिकॉज आदिल का वो गेम ही नहीं। आदिल का आकर के वो फिनिश करने वाला ही गेम है। फिर आपको वही करना होगा कि आपको गुलशन को जिम्मेदारी देनी होगी कुशल मल्ला वाली, कि आप थोड़ा ऊपर आओ, थोड़ा रुक कर खेलो, उसके बाद आप कन्वर्ट करो, और फिर आपको अपने फिनिशर की तरह आदिल को रखना पड़ेगा। सो यस, ये एक टफ कॉल जरूर है, कोच के लिए भी, कप्तान के लिए भी। लेकिन वी मस्ट नॉट फॉरगेट कि जापान के सामने टीम स्ट्रगल कर रही थी फ्रॉम 63 फॉर 1 टू 91 फॉर 5। मतलब कुछ 28, 29, 30 के 38 रन के आसपास 4 विकेट गिरना, वो भी तब जब टोटल बड़ा नहीं था। इमेजिन करो कि ये टोटल जो है वो कुछ 160s या 170s में होता तो फिर ट्रबल हो जाती, बिकॉज फिर गुलशन भी थोड़ा सा थोड़ा रिलैक्स होकर वो खेल रहे थे, बॉल रोक रहे थे, तो वो नहीं रोक पाते बिकॉज उनके सिर प्रेशर होता। वहां पर रिक्वायर्ड 6 से नीचे नहीं होता, वहां पर रिक्वायर्ड 8-9 का होता, और अब जितना बीट करते उतना बढ़ जाता। हमने दीपेंद्र सिंह आयरी को भी देखा है कि जब प्रेशर बढ़ जाता है तो वो भी वहां पर विकेट देकर चले जाते हैं। सो यस, अगर रन्स थोड़े ज्यादा होते तो प्रॉब्लम हो जाती। और सामने जापान थी, एक लेस एक्सपीरियंस टीम आपके सामने थी। अब आपके सामने यूएई होगी जो हमेशा की राइवल्स रही है और एक अच्छी ठीक ठाक एक्सपीरियंस टीम है वो। तो अब देखना बस ये है कि आने वाले मैचेस में जो खास करके आप यूएई से खेलने वाले हो, क्या उसमें आप विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ आगे जाते हो, क्या आप उन्हीं प्लेयर्स के साथ आगे बढ़ते हो, या फिर आप अलग प्लेयर्स को मौका देने का सोचते हो? एंड इट्स डेफिनेटली कॉल ऑफ अ कैप्टन एंड ऑब्वियसली स्टुअर्ट लॉ, क्योंकि स्टुअर्ट लॉ ने काफी बार 2-3 बार अपने इंटरव्यूज में ये बात कही है कि आदिल बहुत लंबे गैप के बाद आ रहे हैं। इनफैक्ट वेस्ट इंडीज सीरीज में भी मैंने आपसे पहले ही बताया था कि वेस्ट इंडीज सीरीज में भी आदिल जो है वो प्रायोरिटी पर नहीं थे। उनको लाने का रीजन था कि एक दो प्लेयर इंजर्ड हुए, संदीप नहीं खेल रहे थे, संदीप को हटाया गया, उसके बाद नंदन इंजर्ड हुए। सो इन वजहों से जगह खाली हुई, तो आपने वहां पर मौका दिया, और मौका आदिल को मिला तो उन्होंने परफॉर्म भी वहां पर करके दिया। सो अब कहानी बस ये है कि स्टुअर्ट लॉ और रोहित जो है, क्या वो कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन के साथ आगे जाएंगे, या फिर वो जैसे बढ़ रहे हैं वैसे ही बढ़ेंगे। बस टीम को एक बात याद रखनी पड़ेगी कि ये जो टॉप एंड T20 सीरीज हुई, ये जो वेस्ट इंडीज सीरीज हुई, या फिर ये जो एनपीएल आने वाला है, ये सब बेकार हो जाएगा अगर नेपाल T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं करता है। तो क्वालिफाई करेगा तो पीछे की दोनों सीरीज जो बहुत बड़ी सीरीज रही है वो भी याद आएगी, और आगे आने वाला एनपीएल भी जो है वो बहुत ग्रैंड होगा। सो यस, इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट पर सब कुछ टिका हुआ है, और उसका कॉल लेना है कप्तान और कोच को। खैर, आपके हिसाब से क्या बेहतर 11 होगी? क्या यहाँ पर चेंजेस करना चाहिए? क्या यहाँ पर रोहित को ये फैसला लेना चाहिए कि यार कुशल मल्ला जो कि बहुत से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनको रेस्ट दिया जाए, या फिर रोहित ये फैसला लेंगे कोई बात नहीं कुशल, हम आपको बैक करते हैं, आप और आगे चलो, बड़ा टूर्नामेंट है, प्रूव दैट यू आर अ बिग प्लेयर मेड फॉर बिग मैचेस। सो व्हाट डू यू थिंक? आपके 11 क्या होगी? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।